तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में कि भैया इसका नाम स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्यों है। हंस लो कोई नहीं, मुझे भी पहले आती थी ऐसी, अब नहीं आती। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं भाई, कोई बताएगा? क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, या फिर इस तरीके का मल्टीप्लाई, ठीक है, सबसे पहले देखो ये समझो कि दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई कितने तरीके से हो सकती है। कोई भी दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई दो तरीके से हो सकती है। जब मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आया, मल्टीप्लाई, तो एक प्रोडक्ट को बोल दिया डॉट प्रोडक्ट और एक हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, एक हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। जो डॉट प्रोडक्ट है उसको डॉट से डिनोट करते हैं, दोनों के बीच में डॉट लगा के, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको डिनोट करते हैं बीच में क्रॉस लगा के। इतना क्लियर है? ठीक है, अब इनके दूसरे नाम भी हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं और डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब एक रियल नंबर। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में कोई भी रियल नंबर आ सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसका मतलब ये यहां पर, ठीक है, रिकॉर्ड हो भी दिए, हाँ। और यहां पर जो आंसर आएगा तुम्हारा वो वेक्टर होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, आई जे के की फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब आइडिया ये है कि पहले सारी चीजें पढ़ लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में या फिर डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तुम्हें आइडिया लग गया होगा, स्केलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आती है, डॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बीच में डॉट लगाते हैं दोनों वेक्टर्स को। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अब सबसे पहली चीज है वो देख लेते हैं करते कैसे हैं। ठीक, तो जो डॉट प्रोडक्ट है या फिर स्केलर प्रोडक्ट है, वो जो करने के लिए ना पहले ये पता होना चाहिए कि गिवन क्या है, वेक्टर किस फॉर्म में गिवन है। तो पहली फॉर्म ये ले लेते हैं कि मान के चलो यहां पर दो वेक्टर दिए हुए हैं, ये है ए वेक्टर और भैया ये है बी वेक्टर। ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है पहले ये मैं बता दूं, ये बेसिक है, इतना जरूरी होना चाहिए। निकालना हमें ए डॉट बी है, तो क्या क्या पता होना चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी ये वाली लेंथ, और बी का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच का एंगल। अगर ये तीनों चीज हमें पता होंगी तो हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये अब तक तुम्हें पता चल गया होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पर आई जे के कुछ नहीं आएगा। अब यहां से क्वेश्चन उठता है, ठीक है, कि ये थीटा वेरी कर जाते हैं। प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं यहीं से। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हुए तो थीटा क्या आएगा, 90 डिग्री। कॉस 90 आ जाएगा, कॉस 90 आते ही वो जीरो हो जाएगा और डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दिमाग में रहनी चाहिए। और इसको इनडायरेक्टली भी पूछा जाता है कि दो वेक्टर्स को 90 डिग्री बोल देगा और तुम्हें बस फटाफट दिमाग में आना चाहिए अगर 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वांटिटी ये हो गई कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ क्या आएगा, जीरो, इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। क्लियर है बात? ठीक है, दूसरी बात, अगर वो कोलिनियर है, ठीक है, तो तुम्हें पता है क्या होगा, कोलिनियर का मतलब या तो थीटा होगा 0 डिग्री या फिर थीटा होगा 180 डिग्री। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, कॉस थीटा उस केस में हो जाएगा 1 और इस केस में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, -1। ये भी दिमाग में रखना। जब ऐसा है तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी जब कोलिनियर होंगे, देखो तब ए डॉट बी क्या आएगा जब कोलिनियर होंगे,
ए का डॉट प्रोडक्ट बी से आएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, बस ये आएगा। ये किस केस में? जब वो 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं बीच में, ठीक है। और अगर वो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हुए तो ए डॉट बी क्या आएगा? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और यहां आएगा -1, उसको मैं आगे लिख देता हूं माइनस करके। ये वो केस हो गया जब वो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है तो कोलिनियर, ठीक है, दोनों केसेस में कोलिनियर ही होता है। एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है, ठीक है, तो यहां माइनस आ जाएगा। क्लियर? इस किसी को भी डाउट हो पूछ लेना, क्योंकि तुम्हारी आवाज इसमें नहीं आएगी। नॉइस कैंसिलिंग मैंने ऑफ कर रखी है भैया, इतने ज्यादा भी शांत मत बैठो, है ना। पहली बार लग रहा है। क्या हो रहा है? डर लग रहा है कि तुम लोगों को? वीडियो तो मैं बना रहा हूं, ये सब काट दूंगा मैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? हैं? एक अलग से डालो ब्लूपर्स करके जिसमें मैं गालियां दे रहा हूं, हैं? सही बात है। चलो, 2 प्रॉपर्टी हो गई। अब यहां पर एक बार इसको पॉज करते हैं। अब आगे आता है कि अगर जो इसमें सबसे ज्यादा यूज होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी जो है इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होगी, कि आई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई वेक्टर के साथ क्या होगा, ठीक है। आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ क्या होगा? तो वो क्या होगा? 1। ये हमने याद कर रखा है, बट पता होना चाहिए कैसे होगा। देखो, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, और आई वेक्टर और दूसरा वाला आई वेक्टर दोनों पैरेलल होते हैं सेम डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। तो यहां से ये आ जाएगा 1 × 1 × cos 0, तीनों की वैल्यू 1 1 1, तो फाइनली आएगा 1। आई डॉट आई 1 कैसे हुआ ये पता होना चाहिए। तो इसी हिसाब से जे डॉट जे भी हमारा क्या होगा? 1, और के डॉट के भी क्या होगा? 1। अब ये तो ठीक है, ये सबको पता है, पर तुम ये बताओ, मान के चलो कोई पी वेक्टर ऐसे लिखा है, ये क्या होगा? 1 होगा। क्यों? यूनिट वेक्टर है, दोनों सेम वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट्स होगा, और दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, क्योंकि सेम वेक्टर है, ठीक है। तो कोई भी डॉट प्रोडक्ट करें किसी भी यूनिट वेक्टर का आप सेम के साथ, तो वो हमेशा 1 होता है। ये क्लियर है? ऐसे नहीं सोचा था ना कभी भी? तो ऐसे आ सकता है क्वेश्चन में, तो घबराना नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कुछ फेमस रिजल्ट है, वो भी ध्यान रखना, कि आई का आई के साथ तो 1 हो गया, आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि आई और जे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो 0 हो गया। सेम ऐसे ही क्या होगा? जे डॉट के और आई डॉट के सब 0 होंगे। क्लियर बात है? ठीक, ठीक है। अब ये आता है क्वेश्चन कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ क्या होगा? क्या होगा भाई? यहां पर देखो, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा ए वेक्टर भी सेम ही डायरेक्शन में होगा, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos 0। आंसर क्या आएगा बताओ? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहां से अब हम आइडेंटिटीज डेराइव करेंगे कि भैया दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। अब वो दो सेम वेक्टर्स कैसे भी हो सकते हैं, यहां पर मैंने यूनिट वेक्टर नहीं लिया है, इसको ध्यान देना, है ना, नहीं है ना, ये यूनिट वेक्टर कुछ भी हो सकता है, जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा वो। यहां से अब हमारे पास दो आइडेंटिटी आएंगी, वो आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए, उन्हीं आइडेंटिटीज पे मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्या है वो आइडेंटिटीज? देखो इधर, वो आइडेंटिटी है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक, अगर तुम्हें ये निकालना है तो सीधी सीधी बात है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं,
ए प्लस बी जो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी के साथ कर देता हूं। ऐसे कर सकता हूं कि नहीं? क्योंकि तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। देखो ए प्लस बी वेक्टर किसी इस डायरेक्शन में होगा भाई, ये भी तो एक वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ करूंगा तो क्या आएगा बताओ? है इसका मैग्नीट्यूड, फिर इसका मैग्नीट्यूड, एक और मैग्नीट्यूड, दोनों मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हुए तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, और इन दोनों के बीच में क्या होगा? एंगल 0, cos 0 की वैल्यू 1। ठीक है, अगर मैं इसको आर वेक्टर मानूं तो मैंने क्या लिखा हुआ है? मैंने ये लिखा हुआ है आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आर वेक्टर के साथ क्या आएगा? आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बस यही तो लिखा हुआ है, हर जगह आर को रिप्लेस कर दो ए प्लस बी वेक्टर से। ठीक, अब आइडेंटिटी ये नहीं है, आइडेंटिटी क्या है? जब तुम इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ कर दोगे, और वहीं से हमारी एक और प्रॉपर्टी भी क्लियर हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? वो ये होती है जब तुम ऐसे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, तो जो कक्षा 8 में पढ़ा था ना तुमने, ए का इसके साथ होगा, ए का फिर इसके साथ होगा, बी का इसके साथ होगा, फिर बी का इसके साथ होगा, क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट होगा। देखो पहले ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ कर लो, प्लस फिर ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ कर लो, प्लस फिर बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ कर लो, प्लस फिर बी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ कर लो। समझ में आई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? जैसे बेसिक मैथ्स करते थे वेरिएबल वाली। अब यहां से वापस याद करो, ए डॉट ए क्या होता है? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना? प्लस इसको आगे लिख लेते हैं, बी डॉट बी क्या होता है? बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए डॉट बी और बी डॉट ए ये दोनों इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी की वैल्यू भी क्या आएगी? ए बी कॉस थीटा। ए और बी यहां पर मैग्नीट्यूड है, और बी डॉट ए की वैल्यू भी क्या आएगी? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, बी ए कॉस थीटा आएगी, बट बी ए बी एक ही बात है। अगर सिंपल ऐसी मल्टीप्लाई हो रही है स्केलर वाली, तो ए डॉट बी बी डॉट ए बराबर है, तो दोनों ऐड होके 2 टाइम्स ए डॉट बी हो जाएगा। यहां से ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा डाल देते हैं, तो हमारे पास ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। और सेम यही फॉर्मूला हमने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी पढ़ा है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा पढ़ा था, वो यहां पर भी याद रखना है। ठीक है, ऐसे कुछ भी इसमें से कोई भी पोर्शन उठा के वो क्वेश्चन बना देगा, और उसपे तुम्हें क्वेश्चन करना होगा। ठीक, अब ये तो हो गया जब यहां पर सिर्फ 2 थे। जो मेनली पूछा जाता है वो तीसरा वाला भी पूछा जाता है, ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? उसमें भी सेम ही करामात करनी है, ए प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी प्लस सी के साथ कर देना। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा उसको फटाफट देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि, और एक नई आइडेंटिटी हमारे पास आ जाएगी कि मान लो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम करें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ, तो हमारे पास आएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस यहां पर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आता है ना, जो नॉर्मल एल्जेब्रा वाली आइडेंटिटी होती है। बट यहां पर उसकी जगह वो डॉट में आएगा, 2 ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ, 2 ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ प्लस 2 बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ। ठीक है, ये होती है आइडेंटिटी। तुम ये लिखने की जगह यहां पर सेम ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है तुम्हारा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दोनों में से 2, तीनों में से 2 कॉमन ले लो, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये हो गई हमारी एक और आइडेंटिटी जो कि एनसीईआरटी में पूछी जाएगी, क्योंकि तो यूजफुल है, ये याद रखना। क्या होगा, कैसे ट्रिक खेलेगा तुम्हारे साथ, जैसे कोई क्वेश्चन भी है, इसकी वैल्यू 0 दे देगा, ठीक है, और इन तीनों की वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू पूछ लेगा। ये क्वेश्चन है ना लिटरली एक एनसीईआरटी में, इसकी वैल्यू पूछी हुई है, ये तीनों वैल्यू दी हुई है और ये 0 बोला हुआ है, तो बस वैल्यू पुट करनी है, ये आइडेंटिटी यूज करनी है। अब तुम इस आइडेंटिटी को सीबीएसई में डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तुम्हें ये डेराइव करके दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये एनसीईआरटी में कहीं लिखी नहीं हुई है, और प्रॉब्लम ये है कि उसका एक नंबर काट लेगा अगर तुम डायरेक्ट यूज करोगे। मतलब टीचर को इतना हक है कि वो एक नंबर तुम्हारा काट सकता है अगर तुम डायरेक्ट यूज करोगे। तो ये करके दिखा देना पहले एक बार, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हमें वेक्टर्स इस फॉर्म में दे रखे हों, ए 2i प्लस 3j प्लस 4k, और बी वेक्टर दे रखा है हमें i माइनस जे प्लस के, या फिर इसको भी हल्का सा चेंज कर लेते हैं, 3i माइनस जे प्लस 7k, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो लगती तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि i वाले का पहले, जब मैं ऐसे करूंगा a का डॉट प्रोडक्ट b के साथ, तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, 2i का तीनों के साथ होगा। बट क्या होगा जब 2i का इन इसके साथ होगा तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 6, कहां गया, हाँ 2 इंटू 3 6, i डॉट आई डॉट आई 1 प्लस 2 का j और k के साथ करोगे तो क्या आएगा, 0, ठीक है, क्योंकि i डॉट जे 0 होता है, i डॉट k 0 होता है। इसको शॉर्टकट में ऐसे याद रखना, ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, सीबीएसई भी ये हमें अलाउ करती है कि तुम यहां शॉर्टकट मार सकते हो। i वाले के जो कोफिशिएंट हो, यहां पर 2 3 और 4 को 3 -1 और 7 से मल्टीप्लाई कर देना, बस माइनस को अच्छे से हैंडल करना तो हो जाएगा। तो ये 2 की मल्टीप्लाई होगी 3 से 6, 3 की मल्टीप्लाई होगी -1 से 3, 4 की होगी 7 से 28, सॉल्व करके क्या आएगा, 6 - 3 3 31, डॉट प्रोडक्ट आ गया हमारा 31। तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भैया ये इतना आसान आसान दे दिया जाए और बोले कि इसको करके दिखाओ। तुमसे इसका एप्लीकेशन आएगा, इस तरीके से दो वेक्टर दे रखे हैं और बोलेगा इन दोनों के बीच का एंगल बताओ। डॉट प्रोडक्ट का नामो निशान नहीं होगा उसमें, और तुमसे उसका एंगल पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम ये यूज करते हैं। तुम्हें पता है कि दो वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, है ना। अब हमें ए डॉट बी तो हमने निकाल लिया, और तुम जब तुम्हें आईजेके की फॉर्म में दे रखे होंगे तुम बड़े आराम से निकाल लोगे। थीटा हमें निकालना है, ये ध्यान रखना, इसको कलरफुल कर देते हैं, ये हमें निकालना है, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड तुम यहां से निकाल लो, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम्हें निकालना आना चाहिए। कैसे, हम पहले पढ़ चुके हैं, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा, √29, ठीक है। और b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 + 1 + 49, कितना हो गया ये, √59। और यहां पर इन दोनों की वैल्यू डाल दो, √29 √59 cos थीटा, इनको नीचे ले जाओ, 31 √29 √59 इक्वल टू थीटा, कॉस को इधर लाके ये हो गया कॉस इनवर्स, ठीक है। इतना छोड़ के आना है, वहां बैठ के इनको मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, सीबीएसई है इतना अलाउ करती है तुम्हें कि ये कर सकते हो, ठीक है ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि यहां पर हमें देख रहे हैं यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी, तो मत करके आना, वो छोड़ देना, ठीक है। चलो, तो यहां से हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला हो गया। तो जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आएगा ना,
तो हम इस तरीके से निकालेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट कर दिया, उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया और कॉस इनवर्स लगा दिया, तो ये आ गया उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। ठीक है ठीक, चलो भाई अब आगे पढ़ लेते हैं इसकी एप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है, एप्लीकेशन में वही था, एक तो एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है इससे। अब आगे जो यूज होता है वो होता है ये दो चीजें, प्रोजेक्शन, और दूसरी चीज यूज होती है प्रोजेक्शन वेक्टर। तुमसे दोनों में से कुछ भी निकालने को बोला जाता है। अब अगर तुमसे ये बोला जाता है तो ये तो बहुत सारे बच्चे बड़े आराम से कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिल्कुल इसको बेसिक से पढ़ लेंगे ये है क्या। तो पहले प्रोजेक्शन देख लो, फिर प्रोजेक्शन वेक्टर और प्रोजेक्शन में डिफरेंस क्या होता है ये पढ़ लेंगे। प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि मान के चलो ये ए वेक्टर है और यहां पर तुम्हारा ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल हमें नहीं पता है, ठीक है ध्यान रखना। और हमसे बोला गया है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, अलोंग बी, ऑन बी, कुछ भी बोला जा सकता है। पहले ये समझो प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। प्रोजेक्शन का मतलब ये है अगर ऊपर से सीधी लाइट आएगी तो इसकी कुछ शैडो बनेगी उस पे, और वो जो शैडो की लेंथ होगी ना वो होगा तुम्हारा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए की शैडो जितनी बी पे बनेगी, बी की लेंथ से मतलब नहीं है, बी कितना भी छोटा कितना भी बड़ा हो सकता है उससे मतलब नहीं है, ए की शैडो बी के अलोंग कितनी बड़ी बनेगी वो तुम्हें निकालना है। ठीक है, मान के चलो अगर ये एंगल जो हमें नहीं पता है वो एंगल है थीटा, तो ये वाली लेंथ है तुम्हारी हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर, तो ये बेस क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा, यानी कि ये जो इस कलर में लाइन बनाई है ये हो जाएगी ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये जिसको समझ नहीं आया ये कैसे, तो ये ध्यान रखना, इसको यहां बना देते हैं, इस ट्रायंगल को, ये परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ है ए का मैग्नीट्यूड, यहां हम लेंथ की बात कर रहे हैं, और ये हो गया तुम्हारा बेस, ये एंगल है थीटा, तो कॉस थीटा क्या आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइट नहीं हाइपोटेन्यूज, फिर ये हाइपोटेन्यूज उधर चले जाएगी तो बेस की वैल्यू आ जाएगी ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो यही होता है प्रोजेक्शन। बट इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि थीटा तुम्हें गिवन नहीं है, ठीक, तो थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, हमें इतना पता है कि ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, हमें चाहिए क्या ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और ये क्वांटिटी नहीं चाहिए तो इसको उठा के नीचे भेज, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, या फिर हम डायरेक्ट लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, जिसके ऊपर बोला गया है ऑन, जिसके ऊपर है उसका मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा, बस ध्यान रखना। ये है हमारा प्रोजेक्शन, यानी कि सिर्फ लेंथ की बात हो रही है, ठीक है। अब यहीं पर कर लेते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है। प्रोजेक्शन वेक्टर का मतलब ये है कि इसी के अलोंग इसी लेंथ का एक वेक्टर इमेजिन कर लो, ऐसे ये वेक्टर निकाल दिया अगर तुमने तो वो हो गया तुम्हारा पोजीशन वेक्टर, ठीक है, या फिर प्रोजेक्शन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर नहीं होगा, गलती से बोल दिया मैंने, प्रोजेक्शन वेक्टर होगा, ठीक। तो चलते हैं इसको भी देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहां पर एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा यूज होगा पिछली एक्सरसाइज से, क्या है, ये ए वेक्टर है, हमें निकालना है प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए अलोंग बी, बी नीचे है, कितना ही बड़ा हो बी हमें उससे मतलब नहीं है, इसका प्रोजेक्शन इस पे डाला और इस लेंथ का एक जो वेक्टर बनेगा वो होगा तुम्हारा प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है। अब यहां प्रॉब्लम ये है, ये वेक्टर कैसे निकालेंगे। ये लेंथ हमें पहले से ही पता है कितनी है, हम निकाल चुके हैं लेंथ, कितनी लेंथ है ये
ए कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, या फिर हम कह सकते हैं ये ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड, एक ही बात है। ठीक है, हमें ए बी दे रखे हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब हमें एक वेक्टर की लेंथ पता है, उसके अलोंग एक बड़ा वेक्टर पता है, या बड़ा छोटा, बट उसके अलोंग पता है। तो कैसे निकालते हैं वेक्टर? सेकंड एक्सरसाइज का ये किसी को पता है? यूनिट वेक्टर। यस, इसके अलोंग एक छोटा यूनिट वेक्टर निकाल लो, यानी कि बी कैप। ठीक है, इसके अलोंग एक छोटा यूनिट वेक्टर निकाल लो, बी कैप, इसके अलोंग। ये हो गया तुम्हारा बी कैप। अब बी कैप की मल्टीप्लाई इस लेंथ से कर दोगे, यानी इससे, ये बड़ा वेक्टर बन जाएगा कि नहीं, है ना। एक यूनिट वेक्टर की लेंथ कैसे चेंज होती है? स्केलर से मल्टीप्लाई करके। एक स्केलर क्वांटिटी है, तो प्रोजेक्शन वेक्टर कैसे आ जाएगा? उसी प्रोजेक्शन की, जो वो प्रोजेक्शन की लेंथ आई है, उसको बी कैप से मल्टीप्लाई कर देना बस। प्रोजेक्शन वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये आई थी हमारी लेंथ ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड इनटू बी कैप, ये है तुम्हारा प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, तो ये मत सोचना ये इसमें इनटू कैसे होएगा। ये 5, 10, 15, 20, 10, 12 कुछ ऐसे आएगा तुम्हारा, उसको सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और एक और बात, बी कैप कैसे निकालोगे? यही तो मेन क्वेश्चन है, बी कैप कैसे निकालोगे? होगा सर ए टू गिवन नहीं होगा, गिवन तुम्हें बी है बस। हाँ, क्या होगा बी कैप? यूनिट वेक्टर तो हाँ हाँ, क्या बता? ए इनटू बी। ए का तो कोई रोल ही नहीं है, बी कैप निकालने के लिए ए की जरूरत ही नहीं है। क्या होगा भाई, एनीबॉडी? हाँ, वो बी वेक्टर बेसिक्स, बी मैग्नीट्यूड। हाँ, बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है। ध्यान रखना, ये बी वेक्टर तुम्हें पता है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, उससे डिवाइड कर देना, तो बी कैप आ गया। ठीक है, इस तरीके से बी कैप आएगा, फिर यहां रख देना उसको, तो आएगा तुम्हारा प्रोजेक्शन वेक्टर। क्लियर है? इसके ऊपर 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारी मोस्टली थ्योरी क्लियर है, बस 2-4 बेसिक चीजें जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो कर लेते हैं। वो बेसिक चीजें कुछ इस तरीके से है कि मान के चलो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी से हो रहा है, या फिर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए से हो रहा है, दोनों बराबर होते हैं। ए डॉट बी, बी डॉट ए अलग अलग नहीं है, बराबर ही है। ठीक है, इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। दूसरी चीजें, लैम्डा की मल्टीप्लाई बी से हो रही है। लैम्डा क्या है इसमें? एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, लैम्डा को बाहर लेके ए डॉट बी कर दो उसको, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो ए डॉट लैम्डा बी, तीनों एक ही बात है। लैम्डा को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक, उसके बाद इसमें जो तीसरी प्रॉपर्टी है, ए का डॉट प्रोडक्ट बी प्लस सी के साथ हो रहा है, तो कैसे करेंगे? ए का डॉट प्रोडक्ट बी प्लस ए का डॉट प्रोडक्ट सी, बड़े आराम से डिस्ट्रीब्यूटिव अंदर चला गया। ठीक है,